नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। पीएम मोदी रूस के दौरे पर हैं। रूस में मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है और इस बीच रूस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से नवाजा है। इस सम्मान में दुनिया के लिए क्या संदेश है, आइए जानते हैं। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और सम्मान जुड़ गया। मॉस्को में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारत के पहले नेता और पहले प्रधानमंत्री हैं। ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। यानी भारत रूस की भरोसेमंद दोस्ती भले दशकों पुरानी है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए रूस ने मोदी को चुना है। इस तरह रूस उन 10 से ज्यादा देशों में शामिल है जिन्होंने पीएम मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। सम्मान के बाद पीएम मोदी ने रूस को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं, भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है और ये पुरस्कार उन्होंने भारत की जनता को समर्पित किया। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। पीएम मोदी को मिला ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि रूस और भारत के बीच एक खास रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले को लेकर भारत ने कह दिया है कि हम बलिदान का बदला लेकर रहेंगे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर अब सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। लेकिन आज हमारा कहना यह है कि दुश्मनों को घर में घुसकर मारने से पहले घर के दुश्मनों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि घर में छिपे इन दुश्मनों से आस्तीन के इन सांपों की वजह से ही कल कठुआ में हमारे 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर 12 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज से कठुआ थर्रा गया। कठुआ में हमला करने वाले कायर आतंकी बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। बदले की आग में धधक रहे देश उस खबर की इंतजार में है जब आतंकियों के सीने में हमारे जांबाज बारूद भरेंगे, जब इन आतंकियों की आखिरी चीख पाकिस्तान को दहलाएगी। जंगल में अपनी जान बचाकर बिल में छिपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना पूरे एक्शन में है। रात के अंधेरे में स्पेशल हेलीकॉप्टर की आवाज से आतंकी थर्रा गए, क्योंकि उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स मुठभेड़ वाली जगह पर उतर गई। अब नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है।
इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। चप्पा चप्पा इन सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बल इस समय न्यूज 18 के कैमरे में आप देखिए किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के से लेस ये सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कड़कती धूप में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है। 5 जवानों की जान गई है। वो 5 जवान जिन्होंने वर्दी तो पहनी थी अपने देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए आए। अपने मुछेड़ी इलाके में वो अभी उन्होंने मोर्चा संभालना ही था कि पहले ही रास्ते में आतंकियों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया। आतंकी हमले में देश ने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन अब बदले की बारी है और उनकी भी तलाश की जा रही है जिन गद्दारों ने आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में जांच के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों ने ही आतंकियों तक पूरी जानकारी मुहैया कराई और इसकी पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने हमलों को अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। आतंकी हमलों के लिए हुई बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। ओवरग्राउंड वर्करों को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया था। कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रही। कल से ही उनके जो एयर ड्रॉप करके जो हमारे पैरा कमांडोज वगैरह और जो बाकी एसओजी के हैं वो लोग उनके लगे हुए हैं, पर क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी खराब है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। 10 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के लिए भी आतंकियों ने कई हफ्तों की प्लानिंग की थी और वहां भी एक लोकल गाइड से उन्हें सपोर्ट मिला था। ठीक इसी तरह कठुआ में लोकल सपोर्ट और स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन अब सेना ने ठान लिया है कि वो आतंक का खात्मा कर ही दम लेंगे। और अब बात हाथरस हादसे की। क्या हाथरस में हुई भगदड़ में भगोड़े बाबा सूरजपाल कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है? 121 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा का बाल भी बांका नहीं हुआ। जांच में बाबा को क्लीन चिट मिल गई। 300 पन्नों की रिपोर्ट में आरोपी बाबा सूरजपाल को कहीं भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। पूरी जिम्मेदारी सत्संग के आयोजकों पर डाल दी गई। सवाल यही है कि क्या सूरजपाल सच में इतना भोला है, या बाबा का रसूख इतना है कि जांच रिपोर्ट में उसका नाम दबा दिया गया या हटा दिया गया। सात दिन से हाथरस वाला बाबा कहां छिपा है, पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। हाथरस में भगदड़ के 7 दिन बाद मामले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई। 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हादसे के कार्यक्रम के लिए आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। एसआईटी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है। उन्हीं की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भीड़ के बावजूद बैरिकेडिंग और पैसेज की व्यवस्था नहीं थी और आयोजक मंडल ने पुलिस से बदसलूकी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। सूरजपाल के वकील ने कहा कि वो इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। इसकी जांच हो रही है पूरी तरह से और हम अपने
जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ, जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी, जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बाबाओं को बचाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। बाबाओं के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से। बाबा सूरजपाल इतने बड़े हादसे से साफ बच निकला हो, लेकिन संत समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सूरजपाल जैसे बाबाओं को फर्जी संत घोषित करने का ऐलान किया है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने नारायण साकार हरि को पाखंडी बताते हुए जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में प्रवेश न करने का अल्टीमेटम दिया है। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दी गई है जिसमें हाथरस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के वो दौरे पर रहे। इस दौरान जगह जगह राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर मिले जिसमें हिंदू मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछते पोस्टर से सियासत आई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए। हिंदुओं को लेकर लोकसभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू को हिंसक कहने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, रायबरेली के हिंदू मतदाताओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए आपको वोट नहीं दिया था। राहुल गांधी किस धर्म के हो, जवाब दो। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया था। उन्होंने कहा था, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद की मां ने राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर है। मंच से तो वो बोलते ही रहते हैं शहीदों के लिए, फौज के लिए। आज से जब उन्होंने बात की तो क्या प्रतिक्रिया की राहुल जी? जैसे एक भाई बात करते हैं, एक माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। इसलिए मैं और भी इमोशनल हुई थी। लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े पर्सन से मैं मिलने आई हूँ। नहीं, फौज को लेकर के उनके मन में क्या होता है ये? फौज के लिए अग्निवीर की बहुत बात करते हैं। हाँ, अग्निवीर के लिए वो बोल रहे हैं एकदम 100%। वो अगर वो विपक्ष में भी हैं तब भी वो तो आवाज उठा ही रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका। इसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पूछा है, हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी इतने डरते हुए रायबरेली क्यों पहुंचे हैं? क्या उन्हें डर है कि हिंदू समाज उनसे सवाल न पूछ ले कि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक क्यों कहा था? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत, डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं। ये उनका आचरण व्यवहार है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं
कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। रायबरेली में राहुल गांधी एम्स भी पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने एम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रायबरेली से सांसद बनने के बाद दूसरी बार राहुल गांधी यहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले के विकास कार्यों पर चर्चा की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब छात्र छात्राएं जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी दी है। स्कूल के बाद जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो एक अलग ही उत्साह रहता है। एक खुशी स्कूल के यूनिफॉर्म से छुटकारा मिलने की भी होती है। कॉलेज में फैशन को लेकर छात्रों का जोश देखते ही बनता है। जो चाहे पहनो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अब एमपी के सरकारी कॉलेजों में ये फैशन नहीं चलेगा। कॉलेजों में छात्र जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। अब कॉलेज में भी ड्रेस कोड लागू होगा। छात्रों को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी दे दी है। कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि बाहर के छात्र और अन्य लोग कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में अगर ड्रेस कोड होगा तो बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगेगी। मंत्री ने कहा कि लंबा विचार विमर्श कर हर कॉलेज की अपनी यूनिफॉर्म को लेकर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्र अगर एक जैसे कपड़े पहन कर आएंगे तो उनमें समानता की भावना होगी। महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। धीरे धीरे करते करते विचार विमर्श करते करते छात्रों में विश्वास पैदा करते करते अभिभावक विश्वास पैदा करते करते हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो और विद्यार्थियों में भी कोई कैसे कपड़े पहन के आए, कोई कैसे कपड़े पहने, उसकी बजाय एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे तो उनमें भी समानता की भावना प्रकट होगी। इधर छात्रों ने भी कॉलेज में यूनिफॉर्म के फैसले पर खुशी जाहिर की है। मेरा मानना ये है कि ड्रेस कोड बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स के जैसे लगते हैं, कोई फैशन वाला नहीं लगता है, सब प्रॉपर लगेंगे और एज अ स्टूडेंट सबको यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। ड्रेस कोड मेरे हिसाब से बहुत सही है जिसमें गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं होता। अगर स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में तो नहीं आता समझ में, अच्छा लगते हैं वो एक जैसे सामान। और ड्रेस कोड अच्छा है, कॉलेज में सबके बीच डिफरेंसेस मिट जाते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। तो छात्रों को भी यूनिफॉर्म पर कोई आपत्ति नहीं, यानी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने में कोई दिक्कत नहीं। बताया जा रहा है कि सरकारी कॉलेज में अब ड्रेस कोड का पालन कड़ाई से किया जाएगा। फिलहाल ज्यादातर कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू है, लेकिन नियम का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि अब छात्र यूनिफॉर्म में ही कॉलेज पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में
हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने माया नगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाना से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफनती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफनती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है। लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। यहां शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई है। और बात रतलाम की करेंगे, जहां चैतन्य टेक्नो स्कूल को प्रशासन ने नोटिस थमाया है। कलेक्टर ने 12 जुलाई तक जवाब भी मांगा है। इस नोटिस पर जवाब न देने पर स्कूल की मान्यता भी निरस्त हो सकती है। स्कूल में दरअसल बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म मिली थी और कॉपी किताबें भी मिली थी। प्रशासन ने लाखों की सामग्री जब्त की थी। दरअसल मध्य प्रदेश में किसी भी स्कूल को कॉपी और किताब स्कूल से बेचने की अनुमति नहीं है। और जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, ये स्कूल अभिभावकों को महंगे दामों पर न केवल कॉपी किताबें बल्कि स्कूल की ड्रेस और दूसरी सामग्री भी बेच रहा था। और खबर असरदार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।